प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों के लिए बने बहुमंजिला आवास का किया उद्घाटन। कहा, देश बदलाव और उम्मीदों के साथ बढ़ रहा है आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 और डेंगू के उपचार के लिए एफरेसिस फैसिलिटी का किया शुभारंभ। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर हुई 94.07%। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 4,97,475 मरीज उपचारित होकर जा चुके हैं घर। और प्रदेश में आज फिर से खुल गए हैं कॉलेज और विश्वविद्यालय। शिक्षण संस्थानों में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से किया जा रहा है पालन। बिना मास्क के प्रवेश वर्जित। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के लिए बने बहुमंजिला आवासों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उद्घाटन किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे। ये आवास नई दिल्ली स्थित डॉक्टर BD मार्ग पर स्थित हैं। करीब 80 साल से ज्यादा पुराने 8 बंगलों की भूमि को पुनः विकसित करके 76 आवास बनाए गए हैं। इन आवास के निर्माण पर स्वीकृत कुल राशि का 14% कम धन खर्च हुआ है और कोविड-19 महामारी के बावजूद काफी कम समय में ये काम पूरा हुआ है। इन आवासों के निर्माण के दौरान विभिन्न हरित निर्माण पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। मुझे खुशी है कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय हो, सोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्डिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुनिक बनाते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 2014 के बाद से बदलाव और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में 300 से ज्यादा सांसद पहली बार जीते थे और 17वीं लोकसभा में 260 सांसद पहली बार चुनकर आए थे, यानी करीब 400 सांसद लोकसभा में पहली या दूसरी बार जीत कर आए हैं। हमारी संसद की ये जो ऊर्जा बढ़ी है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। इसकी भी शुरुआत एक तरह से 2014 से शुरू हुई है। उस समय देश की संसद में 300 से ज्यादा MPs फर्स्ट टाइम चुनकर पहुंचे थे और मैं भी पहली बार आने वालों में से एक था। इस 70वीं लोकसभा में भी 260 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर पहुंचे हैं, यानी कि इस बार 400 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो या तो पहली बार चुनकर के आए हैं या फिर दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 व डेंगू के उपचार के लिए एफरेसिस फैसिलिटी का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। उन्होंने कोरोना के बायोसेफ्टी लेवल 3 व 2 की 8 नई लैब का भी लोकार्पण किया। राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में BSL 3 की लैब स्थापित की जा रही है। इस दौरान CM योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना और डेंगू की जांच और उपचार की सुविधा की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे कोरोना महामारी के दौर में न केवल आवश्यकताओं का सामना करने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य के किसी भी स्वास्थ्य संकट के लिए हमें तैयार करेगा। अब कोविड-19 का खतरा खत्म होने के करीब है। आज मुझे प्रसन्नता है कि कई उपलब्धियां प्रदेश सरकार के प्रदेश की जनता के लिए जोड़ रही हैं, जिसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में BS लेवल 3 के एक नई प्रयोगशाला का लोकार्पण है। 7 निजी मेडिकल कॉलेजेस में लेवल 2 की लैब्स
का शुभारंभ होने जा रहा है। डेंगू जैसे बीमारियों से बचाव में एफरेसिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके भी उद्घाटन की कार्रवाई कई स्थानों पर हो रही है और प्लाज्मा दान हेतु कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी परीक्षण सुविधा का भी उद्घाटन आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों में किया जा रहा है। यानी इन सब की अपनी भूमिका है और उसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी प्रारंभ की। अब अनुमान करिए, जब कोविड-19 का पहला केस उत्तर प्रदेश के अंदर आया था तो हमारे पास बेड्स भी नहीं थे, टेस्टिंग की सुविधा भी नहीं थी, लेकिन एक प्रयास प्रारंभ हुआ। 23 मार्च को जब प्रदेश में कोविड-19 का टेस्ट प्रारंभ हुआ था तो केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हमारे पास थी और 23 मार्च के बाद जो यात्रा हमने प्रारंभ की, आज के दिन पे हम कह सकते हैं, अगर मैं आज के ही आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं तो मेरे सामने आज आई है 1,45,000 टेस्ट हम लोगों ने कल की हैं। परसों 1,75,000 टेस्ट हम लोगों ने किए थे। यानी राज्य सरकार ने हमारे जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, निजी हॉस्पिटल हैं, केंद्रीय संस्थान हैं, इन सब ने मिलकर के एक साथ मिलकर के जो एक टीम वर्क के साथ काम करना प्रारंभ किया, उसका परिणाम है कि आज हम 2.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अर्जित कर चुके हैं और आज के दिन यह कोई समस्या प्रदेश के अंदर नहीं, क्योंकि सर्वाधिक जो प्रदेश सबसे पीछे हुआ करता था वह प्रदेश आज देश के अंदर 1,80,00,000 से अधिक टेस्ट अब तक संपन्न कर चुका है और प्रतिदिन 1,75,000 से अधिक टेस्ट करने की क्षमता रखता है। आज जो BSL लेवल 2 और लेवल 3 की हमारी लैब्स आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है, RT-PCR की हमारी टेस्टिंग क्षमता को और आगे बढ़ाने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के टीकाकरण के संबंध में सभी तैयारियों को सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण का कार्य अंतर्विभागीय समन्वय से संचालित किया जाए। उन्होंने इसके लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड-19 के टीकाकरण के संबंध में सभी जनपदों में 15 दिसंबर 2020 तक कोल्ड चेन की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे वैक्सीन की गुणवत्ता में कोई कमी न आने पाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के टीकाकरण के लिए प्रदेश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त संख्या में वैक्सीनेटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक किए जाने की कार्यवाही पूरी सक्रियता से जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2067 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 2060 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 4,97,475 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 94.07% हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों में से 7,582 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2067 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 2060 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 23,776 है। इन 23,776 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में से 10,948 लोग होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग कर रहे हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 2,405 लोग निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के समस्त एक्टिव इन्फेक्शन केसेस के मरीज इस समय जो राजकीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, उसमें
रह करके निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं। अब तक प्रदेश में संक्रमण के पश्चात कुल 4,97,475 लोग संक्रमण विहीन होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। रिकवरी का प्रतिशत इस समय प्रदेश में 94.07% चल रहा है, 94.07%। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल अब तक 7,582 लोगों की मृत्यु हुई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा नई एमएसएमई इकाइयों को संचालित करने के लिए बैंकों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। सब लोग सावधानी बरतें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और अपने हाथ निरंतर धोते रहें। सावधानी से ही हम लोग इस संक्रमण से छुट्टी पा पाएंगे। सावधानी बरतें। प्रदेश में 5 जनपदों को छोड़कर बाकी सब जगह पे कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट भी कम हो गए हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र भी सीमित हैं। अभी प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को में तेजी लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना पर सरकार द्वारा बैंकों से समन्वय करके उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। आत्मनिर्भर पैकेज में 4,37,000 इकाइयों को लगभग 10,854 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं। नई इकाइयों की स्थापना पर विशेष प्रयास किया जा रहा है और इन नई इकाइयों के माध्यम से रोजगार के और अवसर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब कल तक जो है वो 6,41,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 19,000 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्यतः जो कोरोना के दौरान ऑनलाइन एप्लीकेशंस आई थी, उसके पश्चात जब से खुला है तब से, और ये प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। जल्दी ही एक बड़ा ऋण मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक और इस इकाइयों को, एमएसएमई इकाइयों को ऋण प्रदान बैंकों के माध्यम से कराया जाएगा। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। माँ से अच्छा कौन जाने, माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार, कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसएनसील, केएमसी लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। प्रदेश में आज से कॉलेज और विश्वविद्यालय फिर से खुल गए हैं।
कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर सभी शिक्षण संस्थानों को कोविड से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है। हालांकि आज पहले दिन छात्रों की उपस्थिति कम ही रही। लखनऊ स्थित नेशनल डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल नीरजा सिंह ने बताया कि किसी भी छात्र को बगैर मास्क लगाए कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गाइडलाइन के अनुसार कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंड वॉश की व्यवस्था की गई है। गाइडलाइन के हिसाब से एकदम चला जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है और क्या सभी मास्क वगैरह लगाए हुए हैं। कोई मतलब असुविधा नहीं है। सब बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, इतने दिनों बाद आए हैं, पढ़ने का मन कर रहा है, माहौल बन रहा है, फिर से क्लास शुरू हो जाए तो अच्छा लगे। पढ़ने में भी ऑनलाइन क्लास पढ़ नहीं पाते हैं। सर बहुत अच्छा व्यवस्था है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन है और थर्मल स्कैनिंग हो रही है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है, तो मतलब ठीक व्यवस्था है सर। प्रथम चरण में महाविद्यालय में जितनी भी पीजी कक्षाएं हैं उनको आज हमने प्रारंभ किया है ऑफलाइन मोड पे। बाकी ऑनलाइन मोड पे हमारे यहाँ यूजी के क्लासेस 4 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं और जितने भी एसओपीज हमको निर्वहन करने हैं कोविड-19 के, तो उनका सबका निर्वहन किया जा रहा है। कॉलेज कैंपस के अंदर आने के पहले थर्मोगन से टेम्परेचर देखा जा रहा है। सैनिटाइजेशन का हर जगह प्रबंध है। महाविद्यालय के सभी शौचालय सुचारू रूप से साफ हैं। हर जगह हैंड वॉश का इंतज़ाम है और पानी की व्यवस्था सब जगह उपलब्ध है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि बच्चों में सामाजिक दूरी को बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और साथ में बच्चों को निर्देश था कि वो यूनिफॉर्म पहन के आए, अपना आईडी ज़रूर पहने रहें और उस कंसेंट लेटर की हार्ड कॉपी भी हमेशा उनके पास रहे। खेती किसानी के छोटे छोटे खर्चों के लिए किसान को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसके लिए भारत सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रही है। योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 2-2 हजार की 3 किस्तों में 6,000 की मदद दी जाती है। फतेहपुर जिले में इस बार 3,29,426 किसानों के खाते में लगभग 65,52,00,000 की रकम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजी जा रही है, जिसमें 89,000 पहली बार किस्त पाएंगे किसान। और वर्तमान में किसानों के पास रबी फसलों की बुआई का काम मुख्य है। ऐसे में हर किसान को खाद, बीज और जुताई के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। अब ऐसे में 2-2 हजार का सरकारी लाभ किसी बड़ी सहायता से कम नहीं है। कृषि उप निदेशक ब्रिजेश सिंह ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जनपद में 3,29,426 कृषकों को 7वीं किस्त का लाभ मिलेगा। परियोजना है और इसके माध्यम से जो हर 4 महीने पे 2,000 की किस्त जा रही है, इससे किसानों को जहाँ तक उनका फीडबैक है काफ़ी उनको इससे मदद मिल रही है। और सरकार की जो व्यवस्था है उसमें देखिए बहुत अच्छे समय पे ये इंस्टॉलमेंट आती हैं। जैसे कि अगले महीने दिसंबर में इस साल की 3री किस्त आएगी, जो 7वीं किस्त अगले महीने जारी होनी है। इसमें अब तक कुल जो है 3,29,426 कृषकों को ये किस्त प्राप्त होगी। अभी भी हमारे पास 25,000 के करीब बैच पड़े हुए हैं। इन किसानों का परीक्षण करके इनका डाटा लॉक करते हुए पोर्टल पर प्रेषित किया जाएगा ताकि भारत सरकार से इनको 7वीं किस्त प्राप्त हो सके। 2-2 हजार मिलता है साल में 3 बार। वही हमारी जोताई, वही हमारा बिया, सींच, खाद, वो सब खर्चा हो जाता है। 2 हजार की किस्त है तो इससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और बाजी समय पैसा रहता है नहीं रहता है, अपना अकाउंट में है यही पैसा, तो सीधा गए निकलवा के अपना काम किया। इस तरह मजे की सुविधाएं सरकार की हो गई हैं। धान खरीद में लापरवाही बरतने पर बहराइच जिले के 3 केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही 2 केंद्र प्रभारियों को निलंबित किया गया है। 3 सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि मिली है तथा 2 क्रय केंद्रों पर बिचौलियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। उप जिलाधिकारी महेश कुमार कैथल ने बताया कि कैसरगंज के डेहवा शेर बहादुर सिंह क्रय केंद्र पर धान खरीद में लापरवाही बरतने वाले केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।
क्रय संस्थाओं के जिला प्रबंधकों को संबंधित केंद्रों पर धान क्रय में तेजी लाने तथा सतत निगरानी रखे जाने हेतु 14 को नोटिस और 7 को स्पष्टीकरण जारी किया गया है। सरकार की मंशा है कि किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाए जाने एवं धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को लाभान्वित करना है। इस हेतु वृहद पैमाने पर योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लगातार पाई जा रही थी कि कुछ धान क्रय केंद्र जो है नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण जो है स्थानीय कृषकों की शिकायतों पे जिला विपणन अधिकारी द्वारा और पीसीएफ के प्रबंधक द्वारा जो है जो भी क्रय केंद्र प्रभावित था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और एक को निलंबित किया गया है और एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उन्नाव जनपद के कारोवन गांव में इस्कॉन संस्था ने वृहद गौशाला का निर्माण कराया है। वहीं गौशाला का उद्घाटन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और इस्कॉन के जोनल सचिव देविकी नंदन प्रभु ने किया है। इस्कॉन मंदिर के जोनल सचिव देविकी नंदन प्रभु ने कहा कि गौशाला में 500 गाय रखी जाएंगी। अभी 125 गाय आ गई हैं। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत व कृष्ण भक्त शामिल हुए। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा है कि गौशाला को भव्य बनाने में प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। गौशाला में गाय संरक्षण के साथ ही खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। कुटीर उद्योग के रूप में आगरा में घर घर में होने वाला जूता बनाने का काम लॉकडाउन के चलते प्रभावित होने के बाद अब केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जूता उद्योग को पंख लगाने के लिए घरेलू जूता कारखाना संचालकों को बिजनेस टू कंज्यूमर पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से अपने उत्पाद की बिक्री को ऑनलाइन बाजार मिलने जा रहा है। इसके लिए आज से बिजली घर चौराहे के पास चक्की पाट बौद्ध विहार पर छोटे छोटे जूता कारखानों के मालिकों का पंजीकरण किया गया। बड़ी संख्या में जूता उद्योग से कारखाने के मालिकों ने मास्क पहनकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भाग लिया। जूता दस्तकार फेडरेशन के अध्यक्ष भरत सिंह पिप्पल ने बताया कि आगरा में करीब 7000 छोटे बड़े जूता कारखाने हैं और इनके मालिक व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले ऑर्डर पर निर्भर रहते हैं। इस ऑनलाइन प्रक्रिया से करीब 500 कारखाना संचालकों को इससे जोड़ने का प्रयास CFTI के द्वारा किया जा रहा है, जो कि B2C पोर्टल के घरेलू कारखाना संचालक देश भर के जूता कारोबारियों से थोक में ऑर्डर प्राप्त कर सकेंगे। पंजीकरण शिविर लगाने का माध्यम की जो हमारे आर्टिसंस हैं उनके बीच इस तरीके का एक अवेयरनेस फैलाना कि जो उनके उत्पाद उनके द्वारा बनाए जा रहे हो एक वो इस प्रतिस्पर्धात्मक समय में वो इस लेवल का बने ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन तक का सामना कर सकें। एक बड़ी छोटी शुरुआत है। हमारा लक्ष्य टारगेट जो आज चाइना से बहुत सारी कंपनियां निकल करके कोरोना संक्रमण के बाद और जो ग्लोबल फेनोमेनन में जो डिफरेंट पॉलिसीज़ बनी इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां जो आगरा निकल के आ रही हैं और उनके लिए ये मार्ग सुलभ करना कि हिंकी मंडी में कुछ आड़तियां हैं जो हमारे माल को लेते हैं। उनकी भी संख्या काफ़ी अच्छी है, करीब 1500 के करीब हैं। वो हमारे माल को पूरे जो है देश भर में बेचते हैं। जब डिमांड नहीं आई और पैसा भी नहीं था, पैसे होने के ना होने के कारण जो है कारोबार बहुत ही जो है मंदी में चला गया और उधर ऑर्डर भी नहीं थे और पैसा भी नहीं था। अब इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, इसलिए हम लोगों ने विचार किया कि हम अपने जो है जितने भी कारखानेदार हैं उनको इस पोर्टल से जोड़ें और इस पोर्टल से जोड़ने के बाद ये अपना जो है उत्पाद इसके द्वारा बेचें। ऑनलाइन से जो है इनको कारोबार अच्छा मिलेगा। बीच में बिचौलिया की जो उसका शोषण होता है, दोहन होता है, वो उससे दूर रहेंगे और उनसे ये निजात पाएंगे। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
कृषकों को जागरूक करने और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने की मुहिम को लेकर पूरे देश के भ्रमण पर निकले साइकिल मैन नीरज प्रजापति रायबरेली पहुंचे। उन्होंने जिले के सफल कृषक आनंद मिश्रा उर्फ लेमन मैन से मिलकर उनके द्वारा की जा रही उन्नत खेती के तौर तरीकों की जानकारियों का आदान प्रदान किया। साइकिल यात्रा के दौरान उनका उद्देश्य लोगों को ऑर्गेनिक कृषि के प्रति जागरूक करने के साथ साथ लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति होने वाली गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने से है। नीरज लोगों को कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से रोका जा सके, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो सके। 1,11,111 किलोमीटर की लंबी यात्रा का प्रण लेते हुए विभिन्न जगहों में उन्नतशील किसानों से मिलकर उनके कृषि के तरीकों और उनसे ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हैं। नींबू की बागवानी प्रदेश में देश में किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है, क्योंकि जिस हिसाब से कोविड-19 का प्रकोप है तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में नींबू के रस का बहुत बड़ा योगदान है और हर आदमी को इसकी ज़रूरत होती है। तो मैं किसानों से ये कहना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ नगर निगम पटरी दुकानदारों को पेटीएम की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। नगर निगम लखनऊ के लगभग 40,000 पटरी दुकानदारों को पेटीएम की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नगर निगम सभी जोनों में पेटीएम के शिविर लगवाकर पटरी दुकानदारों के बैंक खातों को पेटीएम से लिंक कर बारकोड जारी कर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ये प्रोत्साहित किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा कि यदि लोग डिजिटल माध्यम से पेमेंट करेंगे तो सरकार उनको पर मंथ जो है 100 रुपये इंसेंटिव देगी, ताकि उनके जो ब्याज की धनराशि उसमें से कम हो जाएगी। और इसमें मिनिमम पर मंथ जो है कम से कम 10 लोगों को किया जाना है। इस कारण से लखनऊ नगर निगम ने पेटीएम को अधिकृत किया है। उसके अलावा पहले से भी लोग गूगल पे, अन्य भीम ऐप के अन्य जो माध्यम हैं उससे हमारे यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पेटीएम को दिया गया कि पूरा रिकवर कर ले जितने भी हमारे वेंडर रजिस्टर्ड हैं और जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन पा गए हैं उनके लिए ज़्यादा कंपलसरी है। और अब बात अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। आइए देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों के लिए बने बहुमंजिला आवास का किया उद्घाटन। कहा, देश बदलाव और उम्मीदों के साथ बढ़ रहा है आगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 और डेंगू के उपचार के लिए एफरेसिस फैसिलिटी का किया शुभारंभ। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर हुई 94.07%। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 4,97,475 मरीज उपचारित होकर जा चुके हैं घर। और प्रदेश में आज फिर से खुल गए कॉलेज और विश्वविद्यालय। शिक्षण संस्थानों में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से किया जा रहा है पालन, बिना मास्क के प्रवेश वर्जित। और अब एक जरूरी संदेश, कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।